हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही के दिन हमारा फिजिक्स का पेपर था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको शायद डाउट भी होगा कि ये हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। जनरली एमसीक्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम पूरे पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। The ratio of magnitudes of electric field and magnetic field of a plane electromagnetic wave is। कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसके रेशियो को क्या कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है बच्चों। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है सर, ये होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारी कुछ इक्वेशन होती है। इसी तरह हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन होती है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो होती है सर B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लगभग सिमिलर ही होती है। अब जब आप दोनों का डिवाइड करोगे, ठीक है, इन दोनों का जब डिवाइड करोगे तो ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ई नॉट अपॉन बी नॉट। और आपको पता होगा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट के रेशियो को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेवलेंथ ऑफ लाइन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच गिव राइज टू द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ। आपने बोहर मॉडल के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस का डायग्राम देखा होगा, ठीक है। लाइमन सीरीज देखी होगी, बाल्मर देखी होगी, पास्चन देखी होगी, पीफंड देखी होगी। यहां पूछा जा रहा है कि किस स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हमारी वेवलेंथ जो होगी हाईएस्ट होगी, ठीक है। वो भी ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। देखो बच्चों, एक तरीका तो ये है कि आपको डायग्राम याद हो, ठीक है। वैसे ये याद रखने वाली ही चीज है। और इसका जो आंसर है वो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 4 है। जितना ज्यादा n की वैल्यू के बीच गैप रहेगा, हमारी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मिनिमम पूछा जाता तो बी वाले के लिए होते। आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। आपसे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है, देखो कि एक आपकी लाइट है जो पहले एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और फिर कहां, वाटर की सरफेस पर जाके ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी किसके लिए, वो रे जो कि हमारी रिफ्लेक्टेड भी हो रही है और रिफ्रैक्टेड भी हो रही है। तो देखो, आपको पता होगा स्पीड और जो वेवलेंथ होते हैं वो तो हमारे चेंज होते हैं। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, स्पीड और वेवलेंथ तो हमारे चेंज होते होते हैं, ठीक है। एनर्जी का भी फर्क आता है। फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो ये तो देखो आप याद रखने वाली बात है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। कहा जा रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो जो डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर बनती है वो किस वजह से बनती है, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसकी वजह से बनती है। जब दोनों को हाई प्रेशर पे हम ज्वाइन करने का काम करते हैं या दोनों को साथ में रखते हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन होल्स क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं और बीच में एक लेयर टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया। पांचवें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। एक आपका आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। 3 मीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कितनी है, वो आपको दे रखी है ई। ई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू अभी नहीं पता। हमसे पूछा जा रहा है, हमें वो डिस्टेंस बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी हो जाएगी, ई की 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलिए करते हैं जरा। तो अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। अब आपको बस ये सोचना पड़ेगा, यहां पर कितना है, 9 है, ठीक है। आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर 36 कैसे आ जाए, क्योंकि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/4 हो जा रही है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं 4 हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और 4 से जब डिवाइड होगा 9 का तो वो कितना बचेगा, के क्यू बाई
36 बचेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो आप ये देखो कौन सी वैल्यू रखे हम R की जगह कि हमारा 36 आ जाए। सर अगर हम R इज इक्वल टू 6 मीटर रख दें तो हमारा 36 आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी इनिशियल वाले के टर्म्स में। तो ये बच्चों सोचने वाला क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं कह सकते इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। आपने एक ग्राफ देखा होगा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर के बीच में बेसिकली वो ग्राफ है। तो बोला जा रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस के लिए हमें क्या होता है, कर्व देखने को मिलता है, ठीक है, एक पीक टाइप का देखने को मिलता है। वो क्या बताने का काम कर रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल, इजिली फिजनेबल या मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर। अगर हमें पीक देखने को मिल रहा है, ठीक है, ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का बनता है उसका, आपने देखा होगा। अगर उसका मान के चलो, अगर वहां पर हमें पीक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी जो है वो ज्यादा है। और आपने पढ़ा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस उस एटम का उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टडी करंट है 8 मिली एम्पियर फ्लोस थ्रू अ वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इन 10 सेकंड इज। तो आपकी एक करंट फ्लो कर रही है जो किस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टडी करंट 8 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर है, तो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों एक स्टडी करंट है 8 मिली एम्पियर फ्लोस थ्रू अ वायर, ठीक, तो हमें करंट की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर से हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम भी हमें दे रखा है कितना, 10 सेकंड। ओके, आई दे रखा है, टी दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है। तो अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई टी। निकालते हैं, 8 इंटू 10 की पावर -3, अब ये तो 10 की पावर 1 है, सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, -2 निकल के आ रहा है। अब 8 इंटू 10 की पावर -2 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने चार्ज निकाला है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बताना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है, बता देंगे सर। ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं यहाँ पर 1 कूलम की वैल्यू निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को सर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। भेज देते हैं, भेज दिए। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 8 इंटू 10 की पावर -2, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉइंट से पॉइंट हटा 0, 16 5 जा 80। ओके, -19 को ऊपर भेजेंगे सर, +17 हो जाएगा। एंड एक सेकंड, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 में -2 करेंगे तो 10 की पावर 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम। किसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब ये भी एक तरह से याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन के बारे में। आपको पता होगा एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है कि हमारा जो लेड एलिमेंट होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, लगभग 5 के आसपास होता है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी हाई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो वही क्वेश्चन को पूछा जा रहा था, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो पीवी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों।
कंडक्टर ऑफ 10 ohm is connected across a 6 volt ideal source. Power supplied by the source of conductor. कुछ भी नहीं है बच्चों, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल आंसर लो। V की जगह वैल्यू रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, R की वैल्यू कितनी है 10, सॉल्व किया कितना आंसर आ गया 3.6 वाट। नाइन्थ का हो गया C। 10th से पहले हम काम करते हैं, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। A cell of EMF is connected across an external resistance R. When I is drawn from the cell, the potential difference across. देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, घुमा फिरा के बेसिकली इंटरनल रेसिस्टेंस का वो फॉर्मूला पूछ रहा है। आप लोगों ने याद रखा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली बात होती है, क्योंकि देखो फॉर्मूले अगर आपको याद थे ना तो आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी पेपर में। थोड़ा बहुत तो ट्रिकी आता ही है फिजिक्स का पेपर, इसलिए तो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा कठिन भी माना जाता है। अब सर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, इसका एलसीएम लो, कितना निकल के आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो है कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मार रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन इतना कठिन पेपर भी नहीं है कि नहीं हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.5 eV। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपसे बस ये पूछा जा रहा है। आपने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में एक टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। चलो मैं इसे पूरा प्रॉपर तरीके से लिखता हूं। आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। म्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, तो रख देते हैं। एच म्यू नॉट जो होता है ना, ये पूरा हमारा वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1.5 eV है। काइनेटिक एनर्जी तो सर हमें निकालनी है। एच की वैल्यू रखो 6.63 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 663 इंटू 10 की पावर, नैनोमीटर है तो सबसे पहले क्या करो, उसे मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट हटाओ, ओके, तो पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब कैंसिल करो, 663 से ये कैंसिल होगा तो कितना बच रहा है सर, 100 बच रहा है। अब देखो थोड़ा सा अंदाजा लगाना सीखो, जरूरी नहीं है कि पेपर में पूरी कैलकुलेशन करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर किसी को डायरेक्ट आंसर याद भी हो तो वो भी लिख दे तो पूरे नंबर मिल जाने। पैटर्न को समझो थोड़ा, यहाँ 10 की पावर दे रखी है, यहाँ 10 की पावर दे रखी है, यहाँ दे रखी है, हर जगह पावर पावर है, तो पावर से तो मान के चलो अपने आप में कुछ आंसर आ जाएगा, बट 3 वैसा का वैसे ही रहेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर propagates from air into medium. If its wavelength in the medium becomes 400 nanometer, the refractive index of medium. देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि पहले लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर थी, बाद में जब किसी मीडियम मीटर हो गई तो वेवलेंथ कितनी हो चुकी है, 400 नैनोमीटर हो चुकी है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो यहाँ पर बस एक सिंपल सा फॉर्मूला काम कर रहा है। देखो पहले वेवलेंथ कितनी थी, 600 थी, बाद में जो वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है, कितना टाइम्स कम हो जाएगी, तो देखो लैम्डा बाई म्यू टाइम्स कम हो जाती है। म्यू की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश करना पड़ेगा। लैम्डा डैश कितना है सर, लैम्डा डैश की वैल्यू हमें जो दे रखी है, ओ सर लैम्डा डैश यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो नॉर्मल फैक्टर। लैम्डा की वैल्यू सर हमें जो दे रखी है 600 दे रखी है, इसकी जो दे रखी है सर 400 दे रखी है, इससे ये कैंसिल, आंसर बच रहा है 3/2। 3/2 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1.5। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऐसा हमें दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है मैग्नेटिक फील्ड B1 का और B2 का। B1 का निकालना है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में आपको। एक बेसिकली हमारा वायर है, वायर की वजह से हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पर, A/2 डिस्टेंस पे, मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है B1, फिर निकालनी है थोड़ा ज्यादा दूर 2A डिस्टेंस पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B2। अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से हो जाएगा, देखो कैसे,
रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दिया। V1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, बट ए है किसके बराबर, a/2, 2 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो 4 हो गया। नीचे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाना है, ये पूरा कैंसिल, IA से IA कैंसिल, बच क्या रहा है सर, 4 बच रहा है, देन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन देख लो यार, सिंपल ही है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। आगे चलते हैं, आइए बच्चों अब असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। असर्शन कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ, ठीक है, एक हमारे पास चार्ज है जैसे क्लोज पाथ में मूव करा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कहा जा रहा है ये वर्क डन 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है, इसलिए सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 है और वर्क डन भी 0 है। तो यहां पर हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल ब्रेड्थ, बिल्कुल ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर याद रखना जितने भी फ्रिंजेस हमें मिलते हैं सबकी विड्थ बराबर होती है, ट्रू। किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सी लाइट की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कितना है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में, और स्लिट्स का सेपरेशन कितना है, तो ये भी ट्रू है एक तरह से। 18वां, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, हाँ करता तो है बट उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, तो ट्रू है। रीजन, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नहीं ये तो फॉल्स। आइए अब थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है कि नीचे वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, व्हाई आर दिस रेफर टू एज हीट वेव, गिव एनी टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो देखो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, जो कोई भी हॉट बॉडी जो होती है, ठीक है, जो वेव्स वो प्रोड्यूस करती है उसी को बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। इनको हीट वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन वेव्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यूजेस बताने थे तो देखो उसका मिलिट्री पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स की जो बेसिकली जो खेती वगैरह होती है उसको देखने के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ को देखने के लिए ऐसा कह सकते हैं, या फिर एक तरह से हम बोले हमारे रिमोट या टीवी में इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए। आप नीचे वाला भी बता सकते थे, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते थे। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन में पहला कहा जा रहा है पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है अगर उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करंट को पास कराएंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ऐसा क्यों, स्ट्रॉन्ग करंट अगर पास कराएंगे तो ये क्या होगा, हीट होगा। हीट होने की वजह से जो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो बाहर आना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये रीजन आपको बताना था। इंप्यूरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटी को क्यों ऐड करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फायदा क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है काफी कम होती है, एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं इनके अंदर इंप्यूरिटीज को ऐड करने का काम करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना था, वही एक्सेप्टर एनर्जी लेवल दिखाना था, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है, तो देख लो यही सब चीजें पूछी जा रही है। आगे देख लेते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो आपको सबसे पहले वो बताना था। फिर पूछा जा रहा है राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की कितनी वैल्यू होती है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, (13.6Z²/n²). हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, और N की वैल्यू भी 1 ही रखते हैं, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 13.6 eV आंसर आ जाएगा। ये बताना था बस। सेकंड पार्ट भी कर सकते थे, मास डिफेक्ट बताना था, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व, डेल्टा एम को बोलते हैं, स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड करता है वो बताना था। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे हमें जो कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर,
हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। देखो कुछ भी मत करना, सबसे पहले तो एक काम करना, ये लगा देना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले क्या करना था, फोकल लेंथ निकाली थी, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें दे क्या रखा है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है जो कि कहां रखा हुआ है, फ्रंट में रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इमेज की पोजीशन बतानी है। तो देखो तुम लोग को एफ पता है, वी पता है, यू पता है, सॉरी वी तो तुम लोग को निकालना है, यू पता है, तुम लोग को एफ पता है, वी के बारे में बता देते, बस वी की वैल्यू निकाल लेती है और उसकी पोजीशन बतानी थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में हमें एक आरएल सर्किट दे रखा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है, उसको एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट भी कर रखा है। सबसे पहले हमें इंपीडेंस निकालना है। अब एलआर सर्किट है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा और इसके अंदर लगेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो क्या करना था, आर और एक्सएल की वैल्यू रखनी थी और यहां से जेड आ जाता। फिर निकालना था फेज एंगल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता था एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, बट यहां सी तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर। वैल्यू रखनी और आंसर आने थे बस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, लो हो गया। अच्छा पहले आई जरूर निकाल लेना, आई के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन आर करना पड़ेगा। वी की वैल्यू ये दे रखी है 141 और आर की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहां से तुम लोग की वी की वैल्यू आ जाएगी। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलने का काम करते हैं। देखिए 28वें क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है, उनके आपको एग्जांपल बताने थे। सिंपल सिंपल आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। फिर बताना था एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व। आपको क्या करना है, कर्व के बेसिस पे। आपको पता है ना कि एफई से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फिजन होता है, सॉरी फ्यूजन होता है। और जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी मेंबर जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो बस आपको एक एग्जांपल देके बताना था कि जैसे मान के चलो आपके पास कोई 2 लाइटर न्यूक्लियाई है, कंबाइन करके वो हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या आपके पास मान के चलो कोई एक हैवी एलिमेंट है यूरेनियम, वो डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, कोई छोटा एलिमेंट बना रहा है बीच का अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो वो ग्राफ के बेसिस पे आपको एग्जांपल दे रहे थे, किसके, फिजन और फ्यूजन के। आइए थोड़ा क्वेश्चन 34 को देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ग्राफ दे रखा था, फिर आपको बताना था विच लाइट बीम हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वाई। ए बी सी डी आपको 3 कर्व दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपने पढ़ रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने का काम करो, किसका कर्व सबसे ज्यादा जा रहा है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बी वाले का कर्व है सबसे ज्यादा जा रहा है इधर, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकंड वाले में विच लाइट बीम हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वाई, बोला जा रहा है कि किसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हम देख पा रहे हैं सी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। थर्ड, विच लाइट बीम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम मोमेंटम एंड वाई। कौन सी लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मोमेंटम के साथ बाहर निकालेगी। मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कांस्टेंट है, अब रही बात बस v की। तो देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ रहे होते हैं। अब किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, सर बी वाले की थी, देन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 33 वाले में 2 पार्ट थे। ज्यादातर बच्चों ने ये वाला पार्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 नंबर उनको आसानी से आते होंगे। ठीक है, अब डिवाइस की जो वर्किंग वगैरह होती है वो हर कोई अच्छे से पढ़ के जाता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर किसी ने यही क्वेश्चन किया है। 90% से ज्यादा बच्चों ने यही क्वेश्चन किया है, मैं जानता हूं। ठीक है,
3 नंबर तो आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, कुछ खास नहीं पूछा जा रहा है। एसी जनरेटर की वर्किंग डायग्राम ये सब पूछा जा रहा है, तो वो तो देखो हर कोई रट के जाता है। नीचे वाले में बताने का काम करता हूँ। नीचे वाले में हमें क्या निकालना है, एक कॉइल है ऑफ एसी जनरेटर जिसके अंदर एन हमें दे रखा है 100 टर्न्स, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है 0.5 मीटर पर स्क्वायर। हमें और क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है। कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.8 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा भी दे रखा है 60 रेडियन पर सेकंड। क्या करना था, मैक्सिमम ईएमएफ निकालना था, कितना होगा। ऊपर वाला एक्सप्रेशन अगर तुम लोग सही से कर पाए तो वहां पर ई नॉट की वैल्यू आई होगी एन बी ए ओमेगा। एन पता है, बी पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, यहां से तुम लोग की ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या निकालना है, पावर, पावर कितनी हमारी खराब हो रही है ये बताना है, डिसिपेटेड, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है पावर का, ई नॉट इंटू आई नॉट। साथ में पावर फैक्टर भी होता है बट उसको वन मान के चल रहे हैं। ई नॉट तो यहां से आ जाएगा। अब आई नॉट कहां से निकालें, आई नॉट भी आ जाएगा। देखो आई नॉट के लिए बस इतना कर लेना, जो ई नॉट है उसका आर से डिवाइड कर देना, तो आई की वैल्यू भी तुम लोग यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था एक तरह से फ्री के नंबर दिला रहा था, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। और देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में यूजिंग गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। बेसिकली इसमें तो ये एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना था, ठीक है सर, ये एक्सप्रेशन तो कर देंगे। अगला पार्ट थोड़ा सा दिक्कत वाला था, जहां पर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अक्रॉस एक हमारा इलेक्ट्रॉन घूमने का काम कर रहा है, वायर सेंटर में और इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, अगर सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा। अच्छा, वो किसके बराबर होगा वो सुनो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितना होगा, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये तो फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम बी स्क्वायर आर की वैल्यू निकालो यहां से। अच्छा एक काम करो, ई की जगह ये वैल्यू पुट करो जरा सबसे पहले। अच्छा वैसे भी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो क्यू की जगह एक काम करो, ई रख दो, आर से आर कैंसिल भी हो जाएगा। ये बच रहा है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, दोनों साइड एक काम करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दिया वहां भी कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 पाई ई नॉट, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई ई नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, ओके। बाद में हमसे पूछा जा रहा है ग्राफ क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बीच में अगर बनाया जाए तो तुम लोग देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधा ग्राफ बनेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी और किसका, लैम्डा का। यही करना था हमारा 32 क्वेश्चन में। बी पार्ट हो सकता है आप लोगों ने किया हो, अच्छी बात है अगर किया है। वहां पर भी दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस थे, जो कि एक हमारा ओरिजिन पे था, एक ए कॉमा 0 पे था। फिर पूछा जा रहा था कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो फिर आपकी मर्जी है कि आपने जो भी किया हो। वैसे ऊपर वाला पार्ट ज्यादा ठीक था करने के लिए। अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 29 में कहा जा रहा है दो सेल थे जिनका ईएमएफ E1 और E2 था, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R1 और R2 दे रखा था, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद देयर टर्मिनल्स ऑफ द सेम पोलैरिटी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सेल्स को तुम लोगों ने सीरीज में अरेंज किया होगा, पैरेलल में अरेंज किया होगा, बस उसी की बात पूछी जा रही है, ठीक है। ऐसे तो किया था यहां पर, खैर वहां पर तो बहुत सारे सेल्स हमने लगाए थे, लेकिन यहां पर केवल 2 सेल की बात कर रहे हैं। इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका कितना है, R2 है।
हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है कॉम्बिनेशन का, बस तो यही करना था। पैरेलल है तो जानते हो ईएमएफ तो सेम ही रहेगा, यहां से बस फिर करंट का एक्सप्रेशन तुम लोग को बताना था। बस ऐसे करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है। जब वायर से कनेक्ट कर रखा है तो उनका पोटेंशियल होगा बराबर, फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा कुछ आ जाएगा, के से के को कैंसिल कर दो, क्यू ए अपॉन क्यू बी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है, वो ए को इधर आ जाएगा और बी हमारा इधर आ जाएगा। ठीक, निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है दोनों के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के, बी के लिए भी यही होगा, के से के को कैंसिल कर दो, के से के यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये होगा क्यू ए बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और क्यू बी तो ये, क्यू ए अपॉन क्यू बी की जगह हम ये रख सकते हैं, ए अपॉन बी रख देते हैं। कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ रहा है, बी अपॉन ए। ठीक है, तो 30 वाला क्वेश्चन ज्यादा ठीक था। नीचे फिर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने थे, डायग्राम बनाना था और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है वो प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 31 में। ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते थे। मिरर फॉर्मूला से डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाता, इसमें ज्यादा कुछ खास करना ही नहीं था। तो बच्चों ये था फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। जहां तक मुझे लगता है कि पेपर ठीक था, हर बार की तरह जैसा पेपर आता था कि कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं जिनमें हमें केवल लिखना पड़ता है और नंबर मिल जाते हैं। जैसा एसी जनरेटर की वर्किंग पूछी गई, हाइजेंस प्रिंसिपल लिखने को आया था और वेव थ्योरी के बेसिस पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ये प्रूव करना था। तो पेपर एक कह सकते हैं कि ठीक कैटेगरी का था, जहां पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले गए थे और कुछ सीधे क्वेश्चन भी डाले गए थे। पेपर आपका जैसा भी गया हो आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, क्योंकि अगर मान के चलो आपका पेपर खराब गया है तो आप इसी टेंशन में बैठे रहोगे। और अभी आपका वैसे भी कुछ और इंपॉर्टेंट पेपर बचे हैं, मैथ्स का बचा है, बायोलॉजी का बचा है, तो आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब ये पेपर तो हो गया जैसा होगा, लेकिन आपको आगे जो पेपर बचे उनको खराब नहीं करना है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आगे जो आपका पेपर बचा हुआ है उसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। थैंक यू।